नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद में भी आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और पसंद में आना भी चाहिए, क्योंकि एक नए नए तरीके से आपके सामने वीडियो में लेकर आ रहा हूं। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए, अपने ड्रीम ऑफ भारत चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि संपूर्ण ओरल इतिहास बनाने से पहले एक इतिहास पर कैसे समझ होनी चाहिए, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, संपूर्ण इतिहास को पढ़ने से पहले, संपूर्ण इतिहास को पढ़ने से पहले वो भी मौखिक तरीके से, हमको ये जानना आवश्यक है कि एक इतिहास जैसे बड़े विषय पर समझ कैसे बनानी चाहिए। तो आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मुख्य रूप से दो बातों को लेकर, एक तो प्रश्नों के माध्यम से और दूसरा एक समझ के माध्यम से। तो समझ के रूप में मैं आपके सामने फ्रेमिंग प्रस्तुत करने वाला हूँ, एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, और उसी डायग्राम को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिए, संपूर्ण इतिहास पर जो मैं ओरल लेक्चर दूंगा, जो मैं मौखिक लेक्चर दूंगा, उससे पहले आपको कुछ काम करने होंगे और वो चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी। तभी जो मौखिक रूप से मेरा दिया गया संपूर्ण इतिहास का जो टॉपिक होगा वो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। और मित्रों, मैं पूरे 100% के साथ ये दावा करता हूँ कि आपके लगभग 90% क्वेश्चन इतिहास से फंस जाएंगे, अगर मेरे एक एक बातों को आप ध्यान से सुनते हैं तो। और दूसरा ये कि आज मैं जो समझ देने वाला हूँ उससे एक इतिहास जैसे विषयों पर कैसे नोट्स बनाने चाहिए, उसकी भी कला आपको पता चल जाएगा। देखिए मित्र, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही आता है। मैं हमेशा निरंतर सीखने का प्रयास करता हूँ और अपने नॉलेज को अपडेट करता रहता हूँ। इसलिए जैसे जैसे मुझे और नई चीज़ मिलती जाएगी, वो चीज़ें मैं आपके सामने निरंतर आपके सामने प्रस्तुत करता जाऊँगा। तो आइए मित्रों, संपूर्ण इतिहास पर समझ विकसित करने के लिए जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने का आप प्रयास करिएगा। कहीं भी मत जाइएगा और अपना ध्यान भी सिवाय इस टॉपिक पर लगाइए। यकीनन आज के वीडियो से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये आज देखेंगे आप अपने आँखों से। तो आइए मित्रों, देखते हैं कि इतिहास जैसे बड़े विषयों पर अपनी समझ कैसे विकसित की जाए। जी हाँ, इतिहास जैसे बड़े विषयों पर समझ कैसे विकसित की जाए। मैं इतना फोकस करके क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मित्र, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा कि इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना तो होगा ही। क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में ये कहा है कि बिना इतिहास की तैयारी किए सिविल की तैयारी करना अधूरा है। इसलिए मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ। और इतने लंबे विषयों पर जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आप इतिहास संबंधित तथ्यों को बहुत देर तक अपने दिमाग में नहीं बैठा सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जैसे मैंने फिर कह रहा हूँ, या जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण मौखिक इतिहास को लेक्चर सुनने के अलावा कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको और करने होंगे। उसको क्या करना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखिए, हम चर्चा किस पर करने वाले हैं? संपूर्ण इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं मित्र। संपूर्ण इतिहास। अब संपूर्ण इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें, आज हमारा जो टॉपिक है यही है। संपूर्ण इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें। जी हाँ, कैसे विकसित करें, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक मित्र,
इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम इसको विकसित करें। संपूर्ण इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं। देखिए, समझ विकसित करने के लिए पहली चीज़ें, दो बातों को हम आज देखेंगे। वो बातें कौन कौन सी हैं? वो बातें कौन कौन सी हैं? वो दो बातें में पहली बातें आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूट्यूब पर, यानी कि इतिहास संबंधित मेरे जो यूट्यूब पर वीडियो हैं या मेरे चैनल पर जो वीडियो हैं वो आपको पढ़ना आवश्यक होगा। जो भी वीडियो हैं उसको पढ़ना आपके लिए क्या है? आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है। अब वो कौन कौन से वीडियो हैं, वो चीज़ें देखते हैं। वो कौन कौन से वीडियो हैं जो आपके लिए पढ़ना आवश्यक है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि मौखिक रूप से जो संपूर्ण इतिहास पर जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उससे पहले मेरे इतिहास पर कौन कौन से वीडियो बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, संपूर्ण इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें, तो ध्यान में रखिएगा मित्र, पहला ये है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान में रखना होगा। महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा। और वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से YouTube पर मेरे इतिहास से संबंधित जो वीडियो हैं वो कौन कौन से हैं। जो ये दूसरी बातें हैं और ये पहली बातें हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो संपूर्ण इतिहास पर समझ विकसित करने में आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, और जो मैं मौखिक रूप से संपूर्ण इतिहास पर वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए भी लाभदायक होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो मैंने इतिहास के संदर्भ में बनाया है, जानते हैं मित्र, जो इतिहास आपका है लगभग 5000 वर्षों का इतिहास है। 5000 इस वर्षों के इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा का विषय है। देखिए, इसी समझ को विकसित करने के लिए मैंने कई चीज़ें वहाँ पे बताया हुआ हूँ। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, मैंने आपको बताया हूँ कि इतिहास को मदर सब्जेक्ट क्यों कहते हैं। इस पर मेरा एक लेक्चर है, आप YouTube पर जाकर देखिएगा। मेरे चैनल पर इतिहास को मदर सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, या इसे मदर विषय के रूप में कैसे जाना जाता है, मदर विषय के रूप में, इस पर लंबा लेक्चर है। दूसरा चीज़ ये है कि इतिहास के विषय मैंने बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप तक के बारे में बताया है। अगला मैंने ये बताया है कि आदि मानव से लेकर, जी हाँ, आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफ़र, आधुनिक मानव तक का सफ़र, ये भी आपको देखना होगा। संपूर्ण इतिहास पढ़ने से पहले YouTube पर जो मेरे ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इसको आपको देखना होगा, जो मैं इसके बाद ओरल रूप से संपूर्ण इतिहास का वीडियो बनाने वाला हूँ। तभी आपकी एक कंप्लीट तैयारी मानी जाएगी। ठीक है, मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, मैं फिर यही कहूँगा कि इतने बड़े इतिहास पर आपको अपनी समझ विकसित करने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना
आवश्यक है। दूसरा ये, नेक्स्ट ये, मैंने यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया है, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इसको भी आपको पढ़ना होगा, इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत और इतिहास को एक मदर सब्जेक्ट के रूप में क्यों जाना जाता है, और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप तक और आदिमानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफ़र और इतिहास जानने के स्रोत, इतने वीडियो के अलावा अब कुछ विशेष चीज़ हैं जो आपको वो भी ध्यान में रखने हैं। वो विशेष चीज़ कौन कौन सी हैं? देखिए मित्र, इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताया है कि भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इतिहास लगभग अगर देखा जाए तो 5000 वर्षों की सभ्यता मानी जाती है। भारत 5000 वर्षों से भारत में सभ्यता चली आ रही है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से, हम वहाँ से ले रहे हैं। तो इस 5000 वर्षों को समझने के लिए मैंने कुछ फ्रेमिंग और डायग्राम बनाए हुए हैं अपने चैनल पर, वो देखने का प्रयास करिएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। इन सारे के पढ़ने के अलावा इन सारे बिंदुओं को भी आपको वहाँ पर जाकर देखना होगा। जैसे मैंने वहाँ पर चर्चा किया है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जी हाँ, तो उत्तर भारत और भारत के 5000 वर्षों का उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसी चीज़ को आपको समझना है कि 5000 वर्षों के इतिहास को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को भी ध्यान में रखना है। आइए अब इसको थोड़ा से और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे अगर हम उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं तो इतिहास के मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3। एक हम बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास, और दूसरा हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत। ये हो गया। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यानी कि भारत के वे राजवंश जो उत्तर भारत में थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास का जो कालक्रम है ऐतिहासिक रूप से वो 600 BC से लेकर मोटा मान लेते हैं तो 712 AD तक, और मध्यकालीन इतिहास को मान लेते हैं 712 AD से लेकर टोटल औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी कि 1707। और आधुनिक भारत में हम 1707 से लेकर देश के आज़ादी तक ले लेते हैं, यानी कि 1947 तक, ये मोटा मान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हम दक्षिण भारत में तो भी लेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये चीज़ें यहाँ पे भी लेंगे कि नहीं लेंगे? मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत से यहाँ तात्पर्य क्या है? देखिए मित्र, अगर हम बात करें, सपोज कर लीजिए, रफली छोटा सा मैं मैप आपको बना दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर हम भारत को ले लें तो एक नदी है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी क्या करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है?
अलग करती हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो नदी अलग करती है वो नर्मदा नदी अलग करती है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा। ये नर्मदा नदी अलग करती है। ऊपर का भाग जो होगा नॉर्थ इंडिया और नीचे वाला भाग जो होता है वो साउथ इंडिया। तो उत्तर भारत में प्राचीन काल के कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे और मध्य काल में कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे, और आधुनिक भारत में उत्तर भारत में प्रमुख कौन कौन से राजवंश हैं और दक्षिण भारत में प्रमुख कौन कौन से राजवंश हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? अब आइए हम देख लेते हैं पहले उत्तर भारत में वो प्रमुख राजवंश कौन थे और मध्यकालीन में कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे और आधुनिक भारत में प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तभी 5000 वर्षों पर आपकी इतिहास एक अच्छी तरीके से समझ बन पाएगी, ठीक है? तो इतनी बातें आप समझ गए। अब आइए आप इसको समझ लीजिए। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं ताकि हम और बड़ी फ्रेमिंग इसके आगे बना लें। इतना आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सारे पॉइंटों को आप समझ लीजिए, और अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो इस चीज़ को नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि भारत के 5000 वर्षों का जो ये इतिहास है, इन उत्तर भारत में वो प्रमुख राजवंश कौन थे और ये दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं, ठीक है? तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को नोट कर लिए होंगे। अब आइए आगे हम देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए समझ के लिए अच्छा होगा, ठीक है? अब देखते हैं मित्र, पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो ये 5000 वर्षों का इतिहास है, इनमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। मेरी टॉपिक वही होगी कि संपूर्ण इतिहास पर अपनी समझ कैसे विकसित करें, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर भारत के राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर प्राचीन काल और मध्यकाल और इसके अलावा आधुनिक, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये उत्तर भारत में होंगे। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि प्राचीन काल में कौन कौन से वंश होंगे। तो देखिए, उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सी चीज़ें आप समझने का प्रयास करिएगा। प्राचीन इतिहास के अगर हम संदर्भ में बात कर ले मित्र, तो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जो प्रमुख राजवंश हैं उत्तर भारत में कौन कौन से होंगे। तो प्राचीन में जो उत्तर भारत में प्रमुख राजवंश हैं उसमें आप देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नागवंश। नागवंश के बाद देखेंगे नंदवंश। अब नंदवंश के बाद उत्तर भारत में एक नए वंश का और उदय होता है जिसे हम कहते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश आता है, सुनते जाइए, मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद एक आता है मौर्योत्तर काल। ये वंश नहीं है, ये मौर्योत्तर काल है, और इस मौर्योत्तर काल में कई छोटे छोटे वंश आते हैं, कुछ विदेशी वंश आते हैं और कुछ देशी वंश आते हैं। और इस विदेशी वंश की अगर हम बात करें तो इसमें हिंद एवन आते हैं, और हिंद एवन के बाद इसमें शक आते हैं, और शक के बाद पहलव आते हैं, पहलव आते हैं, और पहलव के बाद कुषाण आते हैं। और देशी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुंग वंश, कंड वंश, और कंड वंश के बाद अगर आप देखोगे तो कुषाण वंश आते हैं, ठीक है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो और वंश आते हैं, जैसे एक फेमस वंश होता है जिसे हम बोलते हैं गुप्त वंश। जी हाँ, गुप्त वंश। और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे चलकर यहाँ पे
हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश आ जाता है। ये प्राचीन काल के उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश है। दक्षिण भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम दक्षिण भारत में भी देखेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे। ये तो उत्तर भारत के मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उत्तर भारत में हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश। देखिए ये मौर्य वंश एक ऐसा वंश है जो अपनी साम्राज्य विस्तार आप कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत में भी किए हुए थे और दक्षिण भारत में भी किए हुए थे। बाकी इसमें जितने सारे वंश हैं इन्होंने अपना विस्तार ज़्यादातर उत्तर भारत में ही किया हुआ था। मौर्यों के बाद केवल गुप्त वंश का एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है समुद्रगुप्त, जो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। बाकी जो 1200 वर्षों का प्राचीन काल के इतिहास में देखेंगे तो ये सारे वंश लगभग उत्तर भारत में ही शासन किए थे। इनमें कोई ऐसा वंश नहीं था सिर्फ मौर्य वंश के अलावा और गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के समय कि जो दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। आप कह सकते हैं कि अखंड भारत मौर्यों ने भारत को बनाया हुआ था, बाकी कोई वंश नहीं बनाया था। ठीक है, अब आपके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि इन वंशों में कौन कौन से शासक हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल पर वहाँ पर बना हुआ है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश व उसके शासक, तो ये वीडियो आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। इस चीज़ पर मैंने डिटेल पर चर्चा किया हुआ था। मैं आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि YouTube पर मेरे कौन कौन से वीडियो बने हुए हैं, वो वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। तो उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। बाकी इसके पहले मैंने बताया, जो 4 मैंने बताया कि इतिहास को मदर सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, इतिहास जानने के स्रोत और पृथ्वी की उत्पत्ति और आदिमानव से लेकर आधुनिक मानव तक सफ़र, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश व उसके शासकों से रिलेटेड मेरे लगभग 6 वीडियो बने हुए हैं, उसको भी आपके जाकर देखिएगा। और लंबा लंबा वीडियो है, तभी आपको संपूर्ण इतिहास पर जो मैं लेक्चर दूंगा वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब इसी तरीके से मध्यकालीन भारत में देख लेते हैं मित्र। तो मध्यकालीन में अगर आप देखेंगे तो मध्यकालीन को हम 2 भागों में बांट देते हैं। मध्यकालीन में अगर हम देखेंगे तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक देखिए पूर्व मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल है और एक उत्तरवर्ती मध्यकाल है। ठीक है, तो जो पूर्व मध्यकाल है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है लगभग हम मान लेते हैं 712 से लेकर 1206 तक, और इसको हम मान लेते हैं 1206 से लेकर लगभग 1707 तक मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो पूर्व मध्यकाल में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजवंश आते हैं। जैसे यहाँ पे भी इसको 2 भागों में मैंने तोड़ के अगर पढ़ूँ तो आप तो पहली बात तो त्रिपक्षी युद्ध देख लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने सारे डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। त्रिपक्षी, इसके बाद राजपूत काल, ठीक है। ये सारे उत्तर भारत में त्रिपक्षी या त्रिकोणात्मक युद्ध में जो वंश से भाग लिए थे, जैसे प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें उत्तर भारत की हम चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर भारत में त्रिपक्षी युद्ध में उत्तर भारत में कौन कौन से आएंगे? पाल वंश आएंगे, प्रतिहार आएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट नहीं आएंगे। राष्ट्रकूट की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रकूट किस में आएंगे? ये राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के राजवंश हैं। किसके हैं? दक्षिण भारत। तो समय वही है, लेकिन ये उत्तर भारत के राजवंश है और ये दक्षिण भारत के हैं। ठीक इसी तरीके से राजपूत काल में कई हैं, जैसे देखेंगे आप चौहान वंश है, परमार वंश है, आपको परमार वंश भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको चंदेल वंश भी यहाँ पे मिल जाएगा,
सोलंकी वंश भी मिल जाएगा, सोलंकी वंश, ठीक है, और आपको सेन वंश भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे मित्र कई छोटे छोटे वंश हैं जो उत्तर भारत में शासन किए हुए थे। और ये दौर कौन था? पूर्व मध्यकालीन इतिहास का दौर था। और मैंने अपने पिछले यानी कि अपने चैनल पर मैंने ये बहुत डिटेल से वहाँ पर बनाया हुआ हूँ वीडियो कि ये इन वंशों में पाल, प्रतिहार, चौहान, परमार, चंदेल, सोलंकी, सेन वंश में कौन कौन शासक आएंगे, इनका पूरा मैंने तिथि क्रम करके बताया है। सारों शासकों का मैंने नाम लिखा है और कब से कब इन्होंने शासन किए हैं और किस किस वंश में कौन कौन शासक आता है, वंशों के क्रम के साथ और शासकों के क्रम के साथ मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल से प्रस्तुत किया है। उसको जरूर आप जाकर देखिएगा। तभी जो मौखिक रूप से मैं संपूर्ण इतिहास का वीडियो बनाऊंगा या बनाने वाला हूं, तभी आपको उसकी समझ अच्छी तरीके से होगी अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं सब मैंने ये बनाया हुआ हूं अपने पिछले YouTube वीडियो पर, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। मैंने YouTube पर ये सारे वीडियो अपलोड किए हैं, इसको ज़रूर आप देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं मौखिक रूप से संपूर्ण इतिहास का वीडियो बनाने वाला हूँ उसकी समझ विकसित करने के लिए इसकी समझ होना आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं उत्तरवर्ती में। तो उत्तर भारत के राजवंश में उत्तरवर्ती मध्यकालीन का इतिहास जो 1206 से लेकर 1707 है, इसमें भी दो भाग हम कह देते हैं। एक भाग दिल्ली सल्तनत है और दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ यहाँ पर जो है मुगल वंश है। अब इस मुगल वंश के भी दो पार्ट हैं। एक हम देखेंगे उत्तरवर्ती प्रवर्ती मुगल वंश। यहाँ पे प्रवर्ती से मेरा तात्पर्य और यहाँ पे उत्तरवर्ती से मेरा तात्पर्य क्या है? मुगल वंश में यहाँ पर मुगल वंश का मतलब मुगल वंश में औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 से पहले और 1707 के बाद। तो पहले औरंगजेब की मृत्यु के पहले प्रवर्ती मुगल वंश और इसके मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल वंश। तो इसके मृत्यु के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल वंश आता है उसकी चर्चा हम किस में करते हैं? आधुनिक भारत में। उसकी चर्चा हम किस में करेंगे? आधुनिक भारत में चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक। तुगलक के बाद यहाँ पे सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। जी हाँ। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है और ये दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से लेकर 1526 एडी तक था। 1206 से लेकर 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चलता है। और मित्र मैंने वहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि गुलाम वंश कब से कब तक था और उसमें आने वाले कौन कौन से शासक हैं उनका मैंने पूरा तिथि क्रम रूप में पूरी चीज़ों को प्रस्तुति किया है मैंने। ठीक उसी तरीके से अच्छा ध्यान में रखिएगा, ये सारे उत्तर भारत बोले हैं तो मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूँ कि जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी के ऊपर वाला भाग, यहाँ पे छोटा ही बनेगा। नर्मदा नदी के ऊपर वाला भाग की बात हम कर रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा से रफली है, तो इस चीज़ को थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं? उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत मतलब नर्मदा नदी के इस पार वाला हिस्सा जो है ये उत्तर भारत है। तो ये सारे उत्तर भारत के राजवंश हैं। उत्तर भारत के राजवंश हैं। आपको 5000 वर्षों के इतिहास में तो दक्षिण भारत भी तो पढ़ना है। तो ये उत्तर भारत के सारे राजवंश हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
इसमें खिलजी वंश में एक शासक ऐसा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान करके दक्षिण के शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में विलय किया हुआ था। ठीक है, जिस तरीके से गुप्त वंश में समुद्रगुप्त था, उसी तरीके से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी था। कहने का मतलब यह है मित्र कि उत्तर भारत के ही शासक कुछ ऐसे हुए कि जो दक्षिण भारत में जाकर युद्ध लड़े और उनको अपने साम्राज्य में मिलाएं। तो ये कुछ शासक थे 5000 वर्षों के इतिहास के कार्यकाल में। 5000 वर्षों के इतिहास काल की हम बात न करके हम बात किसकी करेंगे, 600 BC से लेकर 600 BC से लेकर और देश के आज़ादी तक में कुछ या राजवंशों के समय तक कुछ ही ऐसे शासक थे, जैसे मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और मुगल वंश में देखेंगे औरंगजेब। यही ऐसे शासक थे जो एक तरीके से दक्षिण भारत में जाकर अभियान किए और वहाँ के शासकों को पराजित किए। दक्षिण भारत का सिर्फ एकमात्र शासक है और वंश एक है, वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के ही शासकों ने उत्तर भारत के शासकों को पराजित किया और पराजित करके कुछ समय तक अपने साम्राज्य में विलय किए। बाकी कोई दक्षिण भारत का ऐसा शासक नहीं था जो उत्तर भारत को शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य में विलय किया हो। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर उत्तर भारत व दक्षिण भारत के राजवंशों के एवं शासकों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि जो मैं ओरल रूप से संपूर्ण इतिहास को व्यक्त करने वाला हूँ उस पर आपकी पकड़ और अधिक बन सके। ठीक, अब हम आते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के संदर्भ में भी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक भारत के लिए जगह मैं यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा से। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें मित्र, तो आप आधुनिक भारत में देख लीजिए, उत्तर भारत में कुछ छोटे छोटे प्रांतीय शक्तियाँ आ जाती हैं। और प्रांतीय शक्तियाँ कौन कौन से हैं? जैसे कुछ प्रांतीय, हालांकि कोई विशेष वंश नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। जिससे अवध, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। फिर बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ये क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं। उधर देखेंगे सिख अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इसके बाद राजपूत अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। जाट अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। ये सारे शक्तियाँ औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद अपने आप को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में जहाँ ये एक तरफ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, तो अब सवाल होता है कि दक्षिण भारत में कौन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, या उस समय इस टाइम पीरियड क्या चल रहा था औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, यानी 1707 के बाद क्या चल रहा था। ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत में अगर ये लोग यहाँ पर अपनी शक्तियाँ स्वतंत्र घोषित कर रहे थे तो यहाँ पे दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने उत्तर भारत के संदर्भ में बताया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये बताया, इसका मैंने लगभग 1-1.5 घंटे में पूरा 1.5 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है, एक एक राजवंशों को लेकर। प्राचीन का एक तरफ और मध्यकालीन का एक तरफ, आधुनिक भारत का एक तरफ बना हुआ है। तो उसको जरूर आप देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक इसी तरीके से ये तो उत्तर भारत हो गया। तो उत्तर भारत के इन सारे वंशों एवं शासकों के बारे में मैंने वहाँ पर डिटेल से चर्चा किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने दक्षिण भारत के संदर्भ में भी डिटेल से चर्चा किया है। तो आपने उत्तर भारत के बारे में देख लिया, अब आइए दक्षिण भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। चीज़ें यही है,
बस बदल क्या जाएगा, यहाँ पर जहाँ आप उत्तर भारत लिखे हैं उसी चीज़ को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दक्षिण भारत लिख लीजिए। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश एवं उसके शासकों का क्रम, ये भी मैंने अपने YouTube पर पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, उस पर जाकर देखिएगा। तो जिस तरीके से उत्तर भारत में आपने नाग, नंद और मौर्य, फिर मौर्योत्तर, फिर उसके बाद गुप्त, वर्धन, फिर इसके बाद मध्यकालीन में त्रिकोणात्मक के समय और राजपूत काल के समय, फिर उसके बाद आपने देखा दिल्ली सल्तनत, ठीक इसी तरीके से फिर आप आते हैं मुगल वंश, फिर आधुनिक भारत। तो ठीक वही समय जो यहाँ पर है, यानी कि 600 BC से लेकर 712 और 712 से लेकर अगर देखें मित्र तो सीधे सीधे 1707 और फिर 1707 के बाद। अब यहाँ पे उत्तर भारत की हम चर्चा ना करके अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, दक्षिण भारत में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको को रिलेटेड करके लेके चल रहा हूँ, जबकि मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है। देखिए, जिस समय अगर हम बात करें उत्तर भारत में शासन हर एक वंशों का चल रहा था, नाग वंश का चल रहा था, नंद वंश का चल रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में कोई विशेष सभ्यता नहीं चल रही थी। दक्षिण भारत में उस समय महापाषाण काल चल रहा था। जी हाँ, महापाषाण काल। अब महापाषाण काल क्या होता है, इस पर भी मैंने अपने वीडियो पे बताया हूँ कि वास्तव में महापाषाण काल क्या होता है। अब ये चीज़ें मैं अपने संपूर्ण जो ओरल के माध्यम से लेक्चर देने वाला हूँ वहाँ पे भी चर्चा करूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ये सारा वीडियो ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि जो बताई गई हैं वहाँ पे लिखी गई हुई चीज़ें हैं, और जब आप उसको समझ लेंगे तो जो ओरल लेक्चर दूंगा उसको भी आप अच्छे से समझेंगे। महापाषाण काल रहता है, लेकिन ये महापाषाण काल यहाँ पर रहता है दक्षिण भारत में। किस समय, जिस समय मौर्योत्तर के वंशों के पहले, मौर्यों के वंशों के पहले यहाँ पे क्या रहता है, महापाषाण काल रहता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे मौर्य वंश आता है, उत्तर भारत में जब मौर्य वंश होता है तब वहाँ पे क्या होता है, तो आप जानते हैं दक्षिण भारत में उस समय संगम वंश था। अब ये संगम वंश दक्षिण भारत में 3 वंशों के बारे में चर्चा होती है मित्र, बताइए कौन कौन से। एक चेर वंश, एक चोल वंश, अब चोल वंश के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पांड्य वंश। तो पांड्य वंश, चोल वंश, ये उस समय संगम वंश चलता है जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश का दौर चल रहा था। ठीक है, ऐसा अशोक के अभिलेख में इस बात के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर, तो ये चीज़ें यहाँ तक आपने समझा। आइए आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर वंश आता है, तो मौर्योत्तर वंश के समय दक्षिण भारत में कौन रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, उत्तर भारत में तो हिंद एवं शक, शुंग ये सारे वंश रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम बात कर लें तो इस समय जो वंश आ जाता है मित्र, वो सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश रहता है। ये दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश रहता है, सातवाहन वंश रहता है। कब, जब यहाँ पर उत्तर भारत में मौर्योत्तर वंश रहते हैं, और मौर्योत्तर वंश में कंड वंश, शुंग वंश, हिंद एवं कुषाण, शक, पहलव सब रहते हैं। और उसी समय दक्षिण भारत में एक मजबूत वंश होता है सातवाहन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सातवाहन कौन थे, इसके शासक कौन कौन थे, तो मैं इस पर वीडियो बनाया हुआ, वो आप जाकर देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों कि आप जरूर देखिएगा। ये मैं उसका एक सारांश दे रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, जी हाँ समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी बार मैं अब बोल दिया हूँ, क्योंकि अब आप दोबारा इसको सुनना पसंद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आइए, सातवाहन वंश, जिस समय यहाँ पर उत्तर भारत में शुंग वंश था, उसी समय दक्षिण भारत में यहाँ पे कौन थे, तो यहाँ पे सातवाहन थे। और इन सातवाहनों ने इस संगम वंश को एक तरीके से क्या कर दिया था, इस समय समाप्त कर दिया था। जी हाँ, यानी इस पर अधिकार हो गया था। क्लियर।
अब हम आगे चलते हैं। सातवाहन के बाद अब हम देखते हैं जब गुप्त आते हैं। गुप्त यानी कि श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम तक के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब सातवाहनों का पतन होता है तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जैसे इक्ष्वाकु शासक आ जाते हैं, इक्ष्वाकु। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शासक आता है वाकाटक, वाकाटक, जिसको आगे चलकर चंद्रगुप्त मिला लेता है द्वितीय और एक कदम। ये छोटे छोटे वंश होते हैं दक्षिण भारत में जिस समय गुप्त वंश चलता है, छोटे छोटे वंश रहते हैं। यहाँ पर पल्लवों का भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उदय होता है पल्लवों का, लेकिन मजबूती स्थिति में नहीं रहते हैं। ये यहाँ पर आ जाते हैं, पल्लव वंश भी आ जाते हैं लेकिन मजबूत स्थिति में नहीं रहते हैं। अब ये दौर किसका चल रहा था? गुप्त वंश। और जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन काल चलता है मित्र, तो वाकाटक के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वर्धन के काल में, वो दक्षिण भारत में इस समय कौन रहता है? बादामी के चालुक्य। कौन से? बादामी के चालुक्य। जी हाँ, बादामी के चालुक्य रहते हैं इस समय दक्षिण भारत में। तो हर्षवर्धन के शासन के काल के दौरान कई दक्षिण भारत में छोटे छोटे वंश आ जाते हैं, जैसे बादामी के चालुक्य आ जाते हैं, पल्लव वंश आ जाते हैं, वैगी के चालुक्य आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे वंश आ जाते हैं। कौन कौन से? फिर से सुन लीजिए, पल्लव वंश, वैगी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य। ये दक्षिण भारत के छोटे छोटे वंश प्राचीन काल में आते हैं जिस समय यहाँ पे उत्तर भारत में वर्धन वंश का शासनकाल था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि उत्तर भारत में जिस समय यहाँ पर शासन चल रहा था तो उस समय दक्षिण भारत में ये वंश रहे और इनके अंतर्गत कई शासक आए। और यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में आते हैं तो आप चीज़ें वही देखेंगे जिसे हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल के रिलेटेड संबंध में देख लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल के समय दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे वंश पूर्व मध्यकाल में आते हैं। जैसे पल्लवों का जब पतन हो जाता है मित्र, तो छोटे छोटे वही चेल चोर पांड्य वो तो आ ही जाते हैं, लेकिन एक मजबूत शक्ति उभर के आती है। वो कौन से आती है जरा सोच लेते हैं। एक आता है राष्ट्रकूट, ये उभर के आ जाते हैं, राष्ट्रकूट आ जाते हैं। फिर कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं, कल्याणी के चालुक्य। ये सब बहुत ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रकूट आते हैं, कल्याणी के चालुक्य आते हैं, ये इसी के दौर में रहते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास में। अब हम पूरा कंप्लीट लेके चल रहे हैं पूर्व मध्यकालीन और उत्तरकालीन, लेकिन पूर्व मध्यकालीन में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य ये आ जाते हैं। इसके अलावा एक मजबूत शक्ति उभर के आती है चोल वंश। ये दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल के प्रमुख राजवंश रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस समय उत्तर भारत में अगर देखेंगे प्रतिहार वंश, पाल वंश, चंदेल वंश ये सब रहते हैं, तो उस समय यहाँ पर राष्ट्रकूट, कल्याणी और चोल वंश भी रहते हैं, यानी कि लगभग एक दूसरे के समकालीन रहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इतने बड़े संपूर्ण इतिहास में समझ विकसित करने के लिए जब तक हम चीज़ों को कोरिलेटेड करके नहीं पढ़ेंगे तब तक इतना अधिक डाटा याद करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। क्लियर? ये तो कुछ मोटी मोटा चीज़ें हैं। अभी इसके बाद में एक बहुत बड़ा लेक्चर इस पर लेने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं संपूर्ण इतिहास के लेक्चर लेने से पहले इतनी समझ तो आपके अंदर विकसित मैं कर देना चाहता हूँ कि ताकि आपको एक इंटरेस्ट पैदा हो संपूर्ण इतिहास को लेकर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद मित्र पूर्व मध्यकाल के बाद हम उत्तरवर्ती मध्यकाल के बारे में आते हैं।
तो उत्तरवर्ती मध्यकाल में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उत्तरवर्ती मध्यकाल, उत्तरवर्ती मध्यकाल, तो उत्तरवर्ती मध्यकाल, अब आप मुझे बताइए कि उत्तरवर्ती मध्यकाल में उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश हैं और इस समय दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश हैं। तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन समझिए, तो उत्तरवर्ती मध्यकाल में अगर देखेंगे, जिस समय मोहम्मद गोरी अटैक करके दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है, तो उस समय दक्षिण भारत में अगर देखें तो कई छोटे छोटे वंशों का उदय होता रहता है और चोल वंश का पतन होता रहता है। तो जो कई छोटे छोटे वंशों का उदय होने वाला रहता है, तो उसमें कौन कौन से वंश थे आप बताइए। जैसे आपने नाम सुना होगा देवगिरी, यादव वंश का आपने तो नाम सुना होगा, यादव वंश। एक आपने नाम सुना होगा काककी वंश, काककी वंश। आपने होयसल का नाम सुना होगा, होयसल, द्वार समुद्र जिसकी राजधानी थी। आपने पांड्य का नाम सुना होगा। ये छोटे छोटे वंश का उदय तब होता है जब चोल वंश का पतन हो जाता है, और चोल वंश तब आता है दक्षिण भारत में जब पल्लवों का पतन हो जाता है। क्लियर। तो ये छोटे छोटे वंश रहते हैं, इनको परास्त कौन करता है? उत्तर भारत का शासक रहता है अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर, वो परास्त करता है। क्लियर। तो वो जब उत्तर भारत में रहता है तो दक्षिण भारत में ये छोटे छोटे वंश रहते हैं। इसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत में एक शासक उत्तर भारत में, जिस समय यहाँ पे एमबीटी रहता है, जी मित्र, जिस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासक एमबीटी रहता है, उस समय इनके स्थान पर दक्षिण भारत में दो मजबूत वंश उभर के आते हैं। और वो दो मजबूत वंश कौन आते हैं? तो दो मजबूत वंश आपने नाम सुना होगा, एक बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, और एक आपने हम्पी जिसका नाम था विजयनगर, विजयनगर। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर ये दक्षिण भारत के इम्पोर्टेंट साम्राज्य थे, जिसको आगे चलकर बहमनी साम्राज्य यही आगे चलकर मुगलों के समय 5 भागों में टूट जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, ये तो किसके समय थे? दिल्ली सल्तनत में थे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब मुगल वंश आते जाते होता क्या है कि बहमनी साम्राज्य कई भागों में टूट जाता है, जिसमें बरार नाम तो सुना होगा, गोलकुंडा, बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर, इसके बाद विदर और फिर अहमदनगर, अहमदनगर। ये बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है। और इस समय दौर जो रहता है, जिस समय ये टूटता है दक्षिण भारत में, इस समय यहाँ एमबीटी न होकर अब धीरे धीरे कौन आने लगते हैं? मुगल वंश। अब ये मुगल वंश का दौर चल रहा था। और विजयनगर भी दक्षिण भारत में टूट रहा था, जिसमें पहला संगम वंश, फिर सुलू वंश और फिर तुलु वंश, तुलु वंश और फिर आर्वेडु वंश। जी हाँ, ये विजयनगर के 4 छोटे छोटे वंश थे। और बहमनी साम्राज्य के आगे चल के ये 5 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। क्लियर मित्र? इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जिस समय उत्तर भारत में ये दौर चल रहे थे, उस समय ये दक्षिण भारत में क्या हो रहा था और क्या हो रहा था, इस पर मैंने लंबा लेक्चर अपने चैनल पर दिया हूँ। और जो मैंने लेक्चर दिया हूँ, उस लेक्चर के जाकर आप जरूर देखिएगा। ये तो मैं इसलिए यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे एक इतिहास का लंबा लेक्चर लेना है मौखिक रूप से, इसलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादा क्लियर तब होगा
जब इस चीज़ को जाकर आप डिटेल से मेरे जो यूट्यूब पर पड़े हुए चैनल पर जो मेरा वीडियो है इतिहास का, आप उसको देखेंगे तभी। हाँ, लेकिन आपकी रुचि तो इस पर धीरे धीरे तो बनती ही चली जा रही होगी, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मित्र, होता क्या है, आधुनिक भारत का जब दौर आता है, तो जब आधुनिक भारत का दौर आता है तो होता क्या है, ये बहमनी साम्राज्य में जो थे इसको बाद में मुगलों ने मिला लेता है, और जहाँ पर ये संगम, तुलुत और आर्वेडो वंश रहते हैं, इनके स्थान पर इस समय कौन आ जाते हैं। अब जरा समझिए, आधुनिक भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में देखेंगे तो दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे कई शक्तियां उभर के आ जाती हैं। अब वो शक्तियां कौन उभर के आते हैं, आर्वेडो के तो बाद मराठा भी तो आते हैं, मराठा शिवाजी का काल। ठीक है, तो कई जो शक्तियां हैं जिसको मैं बहुत डिटेल से चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना जान लेते हैं, यहाँ पर मैसूर और मराठा और हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ये तीन प्रमुख वंशों का क्या होता है, उदय होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि उत्तर भारत में जो वंश था उसके समकालीन दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश चल रहा था। और ये आप कब से देख रहे हैं, महाजनपदों के उदय से लेकर, महाजनपदों से उदय से लेकर अगर आप देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु तक, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इनके अलावा केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इनमें जो यूरोपीय शक्तियां थीं, ये भी अपना क्षेत्र बनाई हुई थी। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर, और अंग्रेज़ तो लगभग संपूर्ण भारत में धीरे धीरे तो छा ही गए थे। उस चीज़ को आपने भी, मैं उस पर एक लंबा लेक्चर लिया हूँ, 1.5 घंटे का लेक्चर है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और बहुत ही बढ़िया से वो बनाया गया है वीडियो, उसको भी ज़रूर आप देखिएगा। और इस पर उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश को लेकर मैंने 6 वीडियो अपलोड किया है, और सारे वीडियो में मैंने सारे वंशों के बारे में और उनके शासकों के बारे में और उन शासकों के कार्यकाल कब से कब तक था उसके बारे में मैंने भी चर्चा किया हूँ। और मैंने वहाँ पे ये भी बताया हूँ कि कौन कौन से शासक इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो चीज़ें भी मैंने वहाँ पर चर्चा किया हूँ। तो जो मैं वहाँ पे चर्चा किया हूँ उसको ज़रूर आप देखिएगा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आपको और जानना आवश्यक है। वो चीज़ें कौन हैं जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी देखिएगा, क्योंकि मैं पहले ही कहा हूँ कि जो मैं संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर देने वाला हूँ और तरीके से, वो अपने आप में कंप्लीट तभी हो पाएगा जब आप इन सारे वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको और गौर करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें, आइए देखते हैं। पहली चीज़ें, मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाया हूँ उसमें कुछ इनके अलावा जो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उसको भी देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है मित्र, तो उस पर क्या क्या आपको देखना है, आइए वो देखते हैं। देखिए, वीडियो तो लंबा हो रहा होगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। देखिए, इसके अलावा राजवंशों के अलावा मैंने कुछ चीज़ें बनाए हुए हैं महत्वपूर्ण रूप में। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, संपूर्ण इतिहास पर पकड़ बनाने के लिए मैंने साइड में जो सारी चीज़ें प्रस्तुत किया हूँ, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। पहली चीज़ें मैंने ऐतिहासिक शब्दावलियाँ, जी हाँ,
ऐतिहासिक जो शब्दावलियाँ हैं वो सारी चीज़ें आप देखिएगा। जो भी ऐतिहासिक शब्दावलियाँ हैं, ये ऐतिहासिक शब्दावलियाँ मैंने बहुत डिटेल से बनाया हूँ। वो मैंने आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिक शब्दावलियाँ, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद मौर्य, मौर्य के बाद गुप्त से रिलेटेड, ठीक है, गुप्त से रिलेटेड। इसके बाद मैंने मध्यकालीन में भी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हो, चाहे वो मुग़ल से रिलेटेड हो, फिर आधुनिक भारत में चाहे वह मराठा से क्यों नहीं रिलेटेड हो, यहाँ भी मैंने सारे ऐतिहासिक शब्दावलियों के बारे में चर्चा किया है। ठीक इसी तरीके से प्राचीन इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट वंश है जिसको कहा जाता है चोल वंश। चोल वंश से रिलेटेड भी जो भी ऐतिहासिक शब्दावलियाँ हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक शब्दावलियाँ का मतलब क्या है? ऐतिहासिक शब्दावली से मतलब यहाँ पर है कि कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियाँ होते हैं जिसका संबंध प्रशासनिक व्यवस्था से होता है, जिसका संबंध आर्थिक व्यवस्था से है, जिसका संबंध सामाजिक से है, जिसका संबंध धार्मिक से है, जिसका संबंध सांस्कृतिक से है। ये सारे शब्दावलियाँ, इनसे जो प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से रिलेटेड, चाहे वो उत्तर भारत के हो चाहे दक्षिण भारत के, इस पर मैंने सब पर डिटेल से वीडियो बनाया है। उसको भी आप देख लीजिएगा जरूर एक बार। क्लियर? इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी आपको देखना होगा। जैसे वो क्या है, एक है स्थापत्य कला को लेकर। पहले देखते हैं स्थापत्य कला। जी हाँ, स्थापत्य कला पर भी मैंने बनाया हूँ, और ये स्थापत्य कला पूरा उस पर डिटेल से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत से रिलेटेड है। जितने भी अभी मैंने आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के वंश के बारे में चर्चा किया, उसके अंतर्गत जो शासक हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया, विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया, उस पर डिटेल से ये वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा विभिन्न शासक की उपाधियों के भी बारे में मैंने चर्चा किया है। विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ, कौन शासक कौन सी उपाधि धारण किया है, चाहे वो प्राचीन काल से रिलेटेड हो, चाहे वह आधुनिक काल से रिलेटेड हो, जो भी उपाधियाँ जो शासक धारण किया है उस पर मैंने पूरा श्रेणी, एक क्रमबद्ध रूप से मैंने एक श्रेणी तैयार किया है, एक सूची तैयार किया है, जिस पर मैंने डिटेल से उस सारी चीज़ों को बताया हूँ। वो भी आप जरूर देखिएगा। उपाधियाँ से रिलेटेड, स्थापत्य कला से रिलेटेड और प्रशासनिक से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? इतनी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक ध्यान आप जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे अन्य बातें हैं जिस पर आपको और ध्यान देना है संपूर्ण इतिहास को पढ़ने से पहले। जी हाँ, जो संपूर्ण इतिहास का वीडियो मैं लाने वाला हूँ मौखिक रूप से, उस पर पूरी तरीके से समझ विकसित बनाने के लिए जो अभी तक मैंने बताया, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अन्य बातें कुछ ऐसी और हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, और ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितना इम्पोर्टेंट ये है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आगे की बातें आगे की वीडियो में। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।